मेरे पापा ने मेरा रिश्ता एक जगह पर तय कर दिया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं दौड़ी दौड़ी अपने प्रेमी के पास गई और उसे पूरी बात बताई। मैंने उससे कहा कि अब सही वक्त आ गया है जब हम अपने रिश्ते की बात अपने घर वालों के सामने साफ तौर पर रख दें। वह मुझसे कहने लगा कि मैं खुद भी हमारे रिश्ते को घर वालों से छुपाकर तंग आ चुका हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे पापा हमारा रिश्ता कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि तुम एक अमीर परिवार से संबंधित हो और मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकता। मैंने उससे कहा कि ऐसा नहीं है, मैं पापा को समझाऊंगी। मैं उनसे कहूंगी कि मुझे रुपए पैसे से कोई मतलब नहीं है, मेरी खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ ही है। पर वह कहने लगा कि और अगर तुम्हारे पापा हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं हुई तब क्या करोगी? मैं अपने प्रेमी से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने उससे कहा कि अगर ने तुम्हारा और मेरा रिश्ता स्वीकार नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वह मुझसे कहने लगा कि जान देने की क्या ज़रूरत है, इससे अच्छा तो ये है कि हम कहीं भाग चलते हैं, इन सब लोगों से कहीं बहुत दूर। और जब कुछ समय बीत जाएगा तब हम वापस लौट आएंगे। एक बार अगर हमारी शादी हो गई तो फिर हमारे घर वाले हमारा रिश्ता मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास फिर और कोई चारा ही नहीं बचेगा। पहले तो मैंने अपने प्रेमी राकेश को इस चीज़ के लिए मना किया, लेकिन हकीकत ये थी कि मेरे अंदर खुद भी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं अपने पापा से अपने प्यार के बारे में बात करूं, क्योंकि मेरे पापा बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के थे। मुझे लगा कि कहीं अगर वह इस रिश्ते के लिए नहीं माने तब तो मेरा इस घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा और फिर शायद ही है जो मैं कभी राकेश से मिल भी पाऊँ, उसे देख भी पाऊँ। इसलिए मुझे राकेश की वो बात ठीक लगी। पर मैंने कहा कि अगर हम लोग भागेंगे भी तो आखिर कहाँ जाएंगे? वह मुझसे कहने लगा कि दूसरे शहर में मेरी एक रिश्तेदार रहती है, हम दोनों कुछ दिनों तक वहीं पर आराम से रह सकते हैं। कुछ दिनों में ही मैं वहाँ कोई ना कोई काम ढूंढ लूँगा और फिर काम मिलते ही हम किसी दूसरी जगह पर किराए पर कमरा ले लेंगे। मुझे राकेश की बात बिल्कुल ठीक लगी। उसने मुझसे कहा कि तो अब हम दोनों ऐसा करते हैं कि कल ही चलते हैं। राकेश ने मुझे बोला जब मैं घर से निकलूं तो कुछ पैसा और जेवर भी अपने साथ लेकर चलूं, ताकि कुछ दिनों तक हम अपने खाने पीने का खर्चा खुद से ही उठा सकें। मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया और मैं अपनी मम्मी के जेवर और उन्होंने जो भी गहने मेरी शादी के लिए बनवाए थे वह सारे समेट लिए, और जितना भी कैश उस वक्त मेरे हाथ लगा वह सब मैंने उठा लिया और राकेश के साथ मैं निकल पड़ी। पहले तो घर वालों से दूर जाने में मुझे बहुत डर लग रहा था और बहुत रोना भी आ रहा था, लेकिन जब मैं और राकेश काफ़ी दूर निकल आए तो उसके साथ अकेले अपनी ज़िंदगी जीने की कल्पना करके मैं फूल ही नहीं समा रही थी। कुछ घंटे का सफ़र तय करके हम दोनों एक जगह पर उतरे। उसके बाद राकेश के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। न जाने ऐसी क्या बात हुई कि वह फ़ोन पर बात करके बड़ा ही परेशान हो गया। मैंने उससे पूछा भी कि आखिर बात क्या है, तो वह कहने लगा कि वो दरअसल मैं तुम्हें अपनी जिस रिश्तेदार के यहाँ लेकर जा रहा था वह अब ये शहर छोड़कर जा चुकी है। मुझे तो अभी तक यही पता था कि वो यहीं रहती हैं, लेकिन अब अचानक ही आज ही मुझे ये पता चला कि वह यहाँ नहीं है। राकेश की बात सुनकर मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि एक उन्हीं के सहारे से तो हम दोनों अपने घर को छोड़कर भागे थे। राकेश ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, अभी हमारे पास इतने पैसे तो हैं ही कि हम एक होटल में कमरा लेकर रह सकते हैं। उसके बाद हमने जाकर एक होटल किराए पर लिया और फिर राकेश मुझे होटल के कमरे में अकेला छोड़कर
हमारे रहने का इंतज़ाम करने के लिए चला गया। शाम तक जब राकेश लौट कर आया तो वह थोड़ा उदास था। मैंने उससे पूछा भी कि क्या हमारे रहने का कहीं इंतज़ाम नहीं हुआ, तो कहने लगा कि इंतज़ाम हो गया है। मेरी एक बुआ जी इसी शहर में रहती हैं। ये बात मुझे पहले नहीं पता थी, लेकिन उन्होंने अभी कुछ महीनों पहले ही उस मकान में रहना शुरू किया है। दरअसल उनके ससुराल वालों ने उन्हें पहले घर से निकाल दिया था, लेकिन अब क्योंकि उनके पति का भी देहांत हो गया और उनके ससुराल में भी उस मकान पर अपना हक जमाने वाला कोई नहीं बचा, तो उस मकान का मालिकाना हक बुआ जी को ही मिल गया है। उनके कोई संतान भी नहीं है, इसलिए वह अब वहीं आकर रहने लगी हैं। कल सुबह ही हम लोग वहीं के लिए निकल जाएंगे। उसके बाद राकेश मेरे साथ प्यार भरे पल बिताना चाहता था। मैंने उससे कहा भी कि इतनी सब आज भाग दौड़ हुई है जिसकी वजह से मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं था। मन मार कर मुझे उसका साथ देना पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने मेरे साथ वह सब करना शुरू किया, तभी हमारे कमरे के दरवाजे पर बहुत ज़ोरदार दस्तक हुई। दस्तक इतनी तेज़ थी कि हम दोनों ही बुरी तरह से घबरा गए। जैसे ही राकेश ने दरवाज़ा खोला, थोड़ी ही देर के बाद वह बड़ी ही परेशानी भरी अवस्था में वापस लौटा और मुझसे कहने लगा, जल्दी से अपना सारा सामान समेटो, हमें यहाँ से अभी के अभी निकलना होगा। मैंने कहा कि ऐसा क्या हो गया कि हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। वह कहने लगा, दरअसल पैसे बचाने के चक्कर में मैंने एक सस्ता होटल ले लिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये होटल ठीक नहीं। यहाँ पर उस तरह के लोग आते हैं और अब पुलिस की रेड पड़ गई है। अगर हम लोग अभी के अभी यहाँ से नहीं निकले तो फिर पुलिस हम दोनों को पकड़कर जेल में डाल देगी। बैठे बिठाए हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे, इसलिए सवाल कम करो और जल्दी जल्दी से सामान समेट के यहाँ से निकलो। राकेश की बात सुन मैं खुद बुरी तरह से घबरा गई। मैंने सबसे पहले अपने सारे पैसे और गहने जुटाए और सारा सामान लेकर हम लोग होटल के पिछले दरवाजे से निकल गए। आधी रात को अब हम कहाँ जाते, हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। इधर राकेश भी बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रहा था। वह मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था और मुझसे यही कह रहा था कि इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मैं जो जैसा चाह रहा था बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा है। इसीलिए तुम इस वक्त मुझसे कोई भी सवाल जवाब मत करना। डर के मारे मैंने उससे कुछ भी पूछना छोड़ दिया था। फिर वह मुझे एक टैक्सी में बिठाकर एक मोहल्ले की तरफ लेकर गया और थोड़ी ही देर में हम एक पुराने से मकान के सामने खड़े हुए थे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि राकेश इतनी रात को आखिर मुझे कहाँ लेकर आया है। उसने दरवाजे को 2-3 बार खटखटाया, तब जाकर कहीं दरवाज़ा खुला। सामने से एक करीब 40-45 साल की उम्र की औरत निकली। राकेश ने उन्हें देखते ही पैर छुए और कहने लगा, बुआ जी नमस्ते। मैंने कहा था ना कि मैं कल आने वाला हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुसीबत कुछ ऐसी आन पड़ी कि मुझे इतनी रात को ही आना पड़ा। तभी मैं समझ गई कि ये राकेश की वही बुआ जी हैं जिनके यहाँ वो चलने को कल कह रहा था। राकेश ने तुरंत ही मेरी तरफ इशारा किया और मैंने अपने सर को पल्लू से ढक लिया और फिर मैंने भी उनके पैर छू लिए। राकेश की बुआ जी ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। उसके बाद उन्होंने एक लंबी सी मुस्कान दी और फिर कहने लगी, आओ आओ, ये तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो तब यहाँ आ सकते हो। उसके बाद उन्होंने हमें हमारा कमरा दिखा दिया और हम लोग अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेटकर आराम करने लगे। राकेश एक बार मुझसे फिर कहने लगा कि आज उसका बहुत दिल कर रहा है। मैंने उससे कहा भी कि आज कितनी तो भाग दौड़ हो रही है, जिसकी वजह से पूरा शरीर भी मेरा टूट रहा है, लेकिन राकेश मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने उससे कहा कि राकेश, मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच में ये सब हमारी शादी के बाद ही हो। वह कहने लगा,
कि तो मैं क्या कहीं भागा जा रहा हूँ? हम लोग कल ही चलकर शादी कर लेंगे, तुम फिक्र क्यों करती हो? मैंने उसे समझाया, पर वह मानने को तैयार ही नहीं था। और फिर उसने मेरी इच्छा ना होने के बावजूद भी मेरे साथ वह सब किया। खैर, मैंने भी यही सोचा कि जो कल होना है वह आज हुआ जा रहा है। कोई बात नहीं, कम से कम मैं राकेश को कोई खुशी तो दे पाई, क्योंकि जब से वह मुझे लेकर अपने घर से साथ निकला है वह बहुत ज़्यादा परेशान है। एक के बाद एक मुसीबतें हमारे पीछे ही पड़ी हुई हैं। कई घंटे तक राकेश मुझे अपनी आगोश में लिए रहा। वह सब करते करते काफ़ी भोर का समय हो गया था। उसके बाद मैं सो गई और फिर मेरी आँख तब खुली जब सूरज काफ़ी ऊपर चढ़ाया था। ये देख मैं बुरी तरह से घबरा गई कि मैं इतनी देर तक आज सोती रही। बुआ जी के यहाँ मेरा पहला दिन है। वह मेरे बारे में ना जाने क्या सोचेंगी कि उनका भतीजा कैसी लड़की से शादी कर रहा है जो इतनी देर तक सोती रहती है। जब मैं चारपाई से उठी तो मुझे राकेश कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। मुझे लगा कि शायद कहीं बाहर घूमने के लिए गए होंगे। मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे बुआ जी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं। मैंने सभी कमरों में जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक कमरा ही खुला हुआ मिला। बाकी के कमरों में ताला पड़ा हुआ था। मैं वापस अपने कमरे में लौट आई। उसके बाद मैंने पूरे कमरे की साफ सफाई करना शुरू कर दिया। पूरे कमरे को अच्छे से झाड़ पोंछ कर सारा सामान कायदे से लगाकर मैं नहा धोकर वापस आई तो बुआ जी कमरे में ही बैठी हुई थीं। मैंने उन्हें देखते ही उनके तुरंत ही पैर छू लिए। वह मुझे आशीर्वाद देते हुए कहने लगी कि तुमने तो पूरा कमरा ही चमका दिया। मैंने कहा, जी बुआ जी, साफ सुथरी जगह अच्छी लगती है। वह कहने लगी, चलो काफ़ी देर हो गई है, तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं है, इसलिए चलकर नाश्ता कर लो। मैंने उनसे पूछा कि राकेश कहाँ है, तो वह मेरे इस सवाल से अचानक से सकपकाई और फिर कहने लगी कि तुम्हें राकेश बताकर नहीं गया कि वह कहाँ गया है। मैंने कहा कि दरअसल वह कल कह रहे थे कि वह कहीं काम ढूंढने जाएंगे, लेकिन किस जगह पर जाएंगे ये मुझे बताकर नहीं गए। मैंने कहा, चलिए हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, वह तो हो सकता है शाम तक ही लौट कर आएं। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन राकेश का कुछ भी अता पता नहीं था। मैं दोबारा से बुआ जी के पास गई तो वह कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, काम की तलाश में हो सकता है वह दूसरी जगह चला गया हो तो कुछ दिनों बाद वापस आ जाए। मैंने राकेश के फ़ोन पर बुआ जी से कहकर फ़ोन भी करवाया, लेकिन उनका नंबर भी बंद आ रहा था। धीरे धीरे दिन यूं ही बीतने लगे। मैं और बुआ जी आराम से उस घर में रह रहे थे। मुझे राकेश की बुआ जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा लगता। मैं बिल्कुल उनके साथ उस तरह से घुल मिल गई थी जैसे अपनी मम्मी के साथ मैं खूब हंस बोल कर रहती थी। कभी कभी जब मुझे अपने घर वालों की याद आती तो वह मुझे माँ की तरह ही अपने सीने से लगाकर मेरे सर को सहलाती, लेकिन फिर भी मुझे अपने घर वालों की याद भी सताती रहती थी कि न जाने मेरे मम्मी पापा कैसे होंगे। इधर राकेश भी वापस नहीं लौटे थे और उनका फ़ोन भी बंद ही आ रहा था। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी कि तभी रात के वक्त मुझे अपने बगल के कमरे से कुछ अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई दी। इसलिए मैं तुरंत ही कमरे से बाहर निकल आई। मैं सोचने लगी कि बगल वाले कमरे में तो हमेशा ताला ही पड़ा रहता था, लेकिन आज उसमें कौन आ गया। बाहर निकल कर देखा तो उस कमरे का ताला खुला हुआ था। मुझे लगा हो सकता है कि बुआ जी कमरे के अंदर हों, वह कुछ अपना काम कर रही हों। लेकिन तभी मुझे किसी औरत की उस तरह से आहें भरने की आवाज़ें आने लगीं जब कोई औरत और आदमी आपस में अपना मिलन कर रहे होते हैं। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि बुआ जी के पति तो खत्म हो चुके हैं। ये मुझे राकेश ने बताया था। फिर आखिर यहाँ कौन आ गया, मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने कमरे की खिड़की से चुपके से झांक कर देखा
तो अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर एक मेरी ही उम्र की लड़की करीब 60 साल के बुढ़े के ऊपर बैठी हुई थी और ऊपर नीचे करके उस बुढ़े को सुख दे रही थी। वह बुढ़ा उसके दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाकर उसे और जोर लगाने को बोल रहा था। उस वक्त उस लड़की के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था और ना ही उस बुढ़े के। ये सब देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। मैं तुरंत ही दौड़ी दौड़ी अपने कमरे में आई। ये सब आखिर माजरा क्या था, मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा कि क्या इस सब के बारे में बुआ जी को पता है या फिर उन्हें नहीं पता, और आखिर ये लोग हैं कौन जो उनके घर में घुसकर एक कमरे में ये सब कर रहे हैं। वह रात जैसे तैसे मैंने काटी। सुबह जब मैं सोकर उठी तब मुझे रात के उस वाक़ये के बारे में अचानक से याद आया। मैं तुरंत ही बुआ जी के पास गई। मैंने उनसे कहा कि बुआ जी, कल रात मैंने अपने कमरे के बगल वाले कमरे में एक आदमी और एक लड़की को उस तरह की अवस्था में देखा था। मेरी बात सुनते ही बुआ जी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। मुझे लगा कि शायद उन्हें इस बारे में पता नहीं। फिर वह मुझसे कहने लगी कि बेटा, तुम्हें उस कमरे में जाने की ज़रूरत ही क्या थी। मैंने कहा कि बुआ जी, मुझे बहुत आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और उत्सुकता की वजह से मैं देखने के लिए चली गई। आपकी बिना इजाज़त आखिर इस घर में कौन इस तरह से आकर कर सकता है? वह लोग कौन थे? तो बुआ जी ने मुझे बताया कि दरअसल वो इस मकान का मालिक है। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि राकेश ने तो मुझसे कहा था कि ये मकान बुआ जी का है। मैंने उनसे कहा, तो क्या ये मकान आपका नहीं है? वह कहने लगी कि नहीं, ये मकान मेरा नहीं है। मैं तो बस इस मकान की देख रेख करने के लिए रह रही हूँ। मकान मालिक का जब कभी भी मन होता है तो वह यहाँ पर आ जाता है और फिर उसका मकान है, इसलिए उसकी जो मर्जी होती है वह वही करता है। और वैसे भी मुझे इससे क्या कि वह क्या करता है और क्या नहीं करता। मुझे वह कुछ खास किराया नहीं लेता। मुझे आराम से रहने को मिल रहा है, इसलिए मुझे किसी की पर्सनल ज़िंदगी में अपनी टांग नहीं अड़ानी। उन्होंने मुझसे कहा, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। मैं भी मन ही मन यही सोचने लगी कि बात तो सही है। आखिर जिसका मकान है वह कुछ भी कर सकता है, इसमें बुआ जी का तो कोई जोर ही नहीं है। एक दिन मैंने बुआ जी से कहा कि चलिए हम लोग बाजार चलकर घर का कुछ सामान ले आते हैं। तो बुआ जी कहने लगी कि नहीं, तुम्हें इस घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर के सारे ज़रूरी सामान की लिस्ट बनाकर तुम मुझे दे दो, मैं खुद ही ले आऊँगी। मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आई थी कि इतने दिनों में बुआ जी ने मुझे घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखने दिया था। लेकिन ऐसा क्यों था? पर मैं उनकी बात टाल भी नहीं सकती थी, क्योंकि राकेश के नहीं होने पर एक वही तो हैं जो मेरा ख्याल रख रही थी और मेरा सहारा थी। इधर मैं राकेश का कुछ भी पता न चलने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसका फ़ोन भी मैं लगातार मिलाने की कोशिश कर रही थी, पर वह स्विच ऑफ ही बताता जा रहा था। लेकिन बुआ जी मुझे यही कहती कि मैं परेशान ना हूँ, जब तक राकेश नहीं आता है मैं आराम से उनके पास रह सकती हूँ। दिन यूं ही बीतने लगे। मैंने ध्यान दिया कि मेरे बगल वाले कमरे से आए दिन उस तरह की आवाज़ें आया करती थीं। मैं यही सोचती कि मकान मालिक बड़ा ही ठरकी किस्म का इंसान है। उसने शायद इसीलिए इस घर को बुआ जी के हवाले कर रखा है, ताकि वह अपनी मन मर्जी के सारे काम यहाँ आकर कर सके और उसके परिवार वालों को उसकी ऐसी हरकतों के बारे में कुछ भी पता ना चल सके। एक दिन मैं रात को सो रही थी, तभी अचानक ही बाहर से शोर शराबे की बहुत आवाज़ें आईं। मैं जैसे ही उठकर बाहर की तरफ देखने के लिए भागी तो मैंने देखा कि बुआ जी से दो हट्टे कट्टे लड़के गलत भाषा का इस्तेमाल करके लड़ रहे थे
और अंदर घुसने की ज़बरदस्ती कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा वैसे ही मुस्कुराने लगे और कहने लगे, इसी चिड़िया के लिए तो हम आए थे। बुआ जी ने जैसे ही पलटकर मेरी तरफ देखा, वह मुझ पर बहुत जोर से चिल्लाई और कहने लगी कि तुमसे बाहर आने के लिए किसने कहा था? जाओ, अंदर जाओ और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो। ये सब देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने तुरंत ही अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन मुझे बुआ जी की भी फिक्र हो रही थी कि ना जाने बाहर क्या माजरा है। वह लोग बुआ जी से इस तरह से क्यों बोल रहे थे और घर में घुसने की कोशिश क्यों कर रहे थे। तभी मैं दरवाजे के पास खड़े होकर सुनने लगी तो उनमें से एक आदमी बोला कि तू हमें क्यों तड़पा रही है? इतना शरीफ बनने का नाटक किस लिए कर रही है? उस चिड़िया की जितनी रकम बोलेगी मैं तुझे अभी के अभी हाथ में रख दूंगा, लेकिन बस एक बार मुझे उस माल को चख लेने दे। बुआ जी ने कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वह लड़की ऐसी वैसी नहीं है। इस पर वह लड़के ठहाका मारकर हंसने लगे और बोले कि वाह, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब वह लड़की ऐसी वैसी नहीं तो फिर कैसी है? इस घर में जो भी औरतें आती हैं वह सब धंधा ही करती हैं। तू हमें बेवकूफ़ बना रही है। मैं बोल तो रहा हूँ कि तू बस रकम बता। मैं उस खूबसूरत बला के लिए कितनी भी रकम देने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं उससे मज़े लेने के लिए मरा जा रहा हूँ। उन लोगों की बातें सुनकर तो मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था कि ये सब कैसी बातें कर रहे हैं। तभी बुआ जी ने कहा कि मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन वह लोग जाने को तैयार ही नहीं थे। वह कहने लगे कि हम आज पूरी तरह से भरे बैठे हैं और हमें अपनी भड़ास हर हाल में निकालनी ही निकालनी है। बुआ जी ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो तुम अपनी भड़ास मुझ पर ही निकाल लो, लेकिन उस लड़की को छोड़ दो। पर वह मानने को तैयार ही नहीं थे। कहने लगे कि हमें तो रसमलाई ही खानी है, रसगुल्ले से हमें कोई मतलब नहीं। बुआ जी ने उनसे कहा कि देखो, उसकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, बस मैं इसीलिए तुम लोगों को मना कर रही हूँ। इस पर वह लोग बड़ा ही अफसोस जताने लगे और फिर वह बोले, अब तो शायद हमें रसगुल्ला से ही काम चलाना पड़ेगा। इसके बाद मुझे उस तरह की आवाज़ें बगल वाले कमरे से सुनाई देने लगीं, जिससे मैं समझ गई कि वह दोनों आदमी बुआ जी के साथ क्या कर रहे होंगे। मुझे बुआ जी से घिन महसूस होने लगी। मैं यही सोचने लगी कि ये औरत तो कितनी गिरी हुई है, और राकेश को लगता था कि उसकी बुआ एक नेक औरत है, बल्कि ये तो एक धंधे वाली है। मैं इतने दिनों से इसे शराफत की मूर्ति समझ रही थी, इसमें अपनी माँ की छवि देख रही थी, लेकिन ये औरत इतनी गिरी हुई निकलेगी ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। यही सब सोचते सोचते और रोते हुए मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो कमरे से बाहर निकलने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, लेकिन मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, जिसकी वजह से मुझसे रहा नहीं गया और मैं कमरे से बाहर निकल आई। पर जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि बुआ जी कहीं भी नहीं थीं। मैंने उन्हें घर के बने हर कमरे में तलाश किया, पर वह कहीं नहीं थीं। मैंने मन में सोचा, अच्छा हुआ मुझे ये औरत नहीं दिख रही, क्योंकि अब तो मुझे उसकी शक्ल से बहुत नफरत हो रही थी। मैंने जल्दी जल्दी अपने लिए खाना बनाया और उस औरत के लिए भी बनाकर रख दिया, ताकि उसके आने से पहले मैं अपने कमरे में चली जाऊं। मैं अब उस औरत की शक्ल बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी, लेकिन इंसानियत के नाते उसके लिए खाना बनाकर रख दिया था, क्योंकि राकेश के पीछे एक वही थी जो मेरा ध्यान रख रही थी। उसके बाद शाम को जब मैं अपने कमरे से निकली तो मैंने देखा कि बुआ जी अभी तक बाहर से लौट कर नहीं आई थीं। अब मुझे ना जाने क्यों थोड़ी सी घबराहट और फिक्र दोनों होने लगी। मैंने घर का मुख्य दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया, क्योंकि उन आदमियों का ख्याल मुझे जब भी आता तो मैं सिहर उठती।
उस दिन तो उन आदमियों से मुझे बुआ जी ने बचा लिया था, लेकिन अब तो वह हैं ही नहीं। तो यहाँ मेरी रक्षा करने वाला अब कोई नहीं था। धीरे धीरे करके 3 दिन बीत गए, लेकिन बुआ जी का कोई अता पता नहीं था। पहले तो बुआ जी के घर से चले जाने पर मैं बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि मुझे उनसे नफरत महसूस हो रही थी। पर अब जब 3 दिन तक वह लौट कर नहीं आई, तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी और बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि कैसे भी करके बुआ जी वापस आ जाएं। वह औरत चाहे जैसी भी हो, लेकिन उस औरत ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। उसका चरित्र चाहे जैसा हो, पर उसने मेरे दामन पर दाग नहीं लगने दिया था। और इतने दिनों में उनके लिए मेरे दिल में हमदर्दी पैदा हो गई थी। मुझे अंदर ही अंदर डर खाए जा रहा था कि कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। जब 5वां दिन हो गया और बुआ जी का कोई अता पता नहीं मिला, तब मैंने सोचा कि मुझे हिम्मत करके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखानी चाहिए। लेकिन घर से बाहर कदम रखने की मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। पर फिर भी बुआ जी की खातिर मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं पुलिस स्टेशन की तरफ जाऊंगी। मैंने अपने चेहरे को दुपट्टे से अच्छे से ढका और घर का दरवाज़ा खोलकर मैं बाहर निकली। पर बाहर तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था और सन्नाटा भी पसरा हुआ था। ये देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं आखिर किधर जाऊं और किससे पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछूं। पहले तो मन में ख्याल आया कि मैं वापस घर के अंदर चली जाती हूँ, लेकिन फिर बुआ जी के ख्याल ने मेरे कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। मैं हिम्मत बांधकर एक रास्ते की तरफ चल पड़ी। कुछ ही दूर पर मुझे कुछ आदमी बहुत ही गंदी और घूरती हुई नज़रों से देखते हुए खड़े दिखाई दिए। उन्हें देखकर मेरे पेट में खौलन सी होने लगी, लेकिन मैं चुपचाप सीधे आगे बढ़ती ही चली जा रही थी। थोड़ी ही दूर पर जब मैं पहुंची, तो वहां की स्ट्रीट लाइट पूरी तरह से बंद थी, जिस वजह से वह जगह अंधेरे से घिरी हुई थी। तभी मुझे अपने पीछे 2 साए नजर आए, जिन्हें देख मैं बुरी तरह से घबरा गई। मैं समझ गई कि कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है। मैंने आव देखा न ताव और भागना शुरू किया। मैं जैसे ही भागी, वह 2 साए भी मेरे पीछे भागे। इससे पहले कि मैं चिल्लाती, एक आदमी ने मेरा मुंह कस के दबोच लिया और दूसरे ने मेरी टांगें पकड़ ली। वह आपस में कहने लगे कि चल, इसे जल्दी से उधर खेतों की तरफ लेकर चल। न जाने ये कब से तड़पा रही थी। इसके साथ अपनी प्यास बुझाने के लिए मैं कितने दिनों से मरा जा रहा था। अब जाकर ये मेरे हाथ आई है। मैं बुरी तरह से छटपटा रही थी, लेकिन वह दोनों मुझे कस के पकड़े हुए थे। तभी उन्होंने मुझे जमीन पर पटका। मैंने जैसे ही चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, उनमें से एक आदमी ने मेरे मुंह पर कम से कम 7-8 थप्पड़ जड़ दिए, जिससे मेरी हालत बुरी तरह से खराब हो गई और मेरे शरीर की पूरी जान निकल गई। तभी दूसरे ने कहा कि ऐसे तो ये मर जाएगी। तो जो आदमी मेरे ऊपर बैठा था, वह कहने लगा कि मरती है तो मर जाए, लेकिन मुझे बस अपनी भड़ास निकालने से मतलब है। उसने तुरंत ही मेरी सलवार का नाड़ा खोलकर मेरी सलवार को उतार दिया और फिर वह अपनी पैंट उतारने लगा। वह जैसे ही मेरे ऊपर लेटा और अपनी भड़ास निकालने की शुरुआत करने लगा, तभी उस आदमी के सर पर एक बहुत जोरदार वार हुआ और वह वहीं जमीन पर लुढ़क गया। उसके बाद एक दूसरा वार उस दूसरे आदमी के ऊपर भी हुआ और वह भी वहीं पर गिर गया। मुझ में तो इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उठकर देखूं कि ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ। फिर अचानक से मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया, तो मैंने खुद को बुआ जी के घर में पाया। सामने जब मेरी आंख खुली, तो बुआ जी बैठी हुई थीं। उन्हें देखते ही मैं उनके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मेरे सर को सहलाया और मुझे शांत कराकर पानी पिलाया। मैं रो रो कर उनसे कहने लगी कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थीं? आज के बाद मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा। वह मुझसे कहने लगी
कि मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं गई थी। बस शर्म की वजह से मैं तेरा सामना नहीं कर पा रही थी। मैंने उनसे कहा कि अगर आज आप लौट कर ना आती तो वह लोग तो मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला देते और शायद मुझे जान से ही मार देते। बुआ जी ने कहा, मेरे होते हुए तेरे ऊपर आँच भी नहीं आ सकती, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। उसके बाद जब मैं थोड़ा शांत हुई तो मैंने बुआ जी से कहा कि आप इतना गंदा काम आखिर क्यों करती हैं? तो वह कहने लगी कि मैंने कभी कोई गंदा काम नहीं किया। हाँ, बस जो लोग इस तरह की हरकत करना चाहते हैं, अपनी वासना, अपनी भूख मिटाना चाहते हैं, उन्हें मैं इस घर में पनाह दे देती हूँ ताकि वह अपनी हवस को पूरी कर लें और फिर उसके पैसे मुझे देकर यहाँ से चलते बनते हैं। ये मकान मेरे पति का है। मुझे कभी भी कोई औलाद नहीं हुई और मेरा पति इस दुनिया को बहुत जल्दी ही छोड़कर चला गया। मेरे पास अपना पेट भरने का और कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने मजबूरी में आकर इस काम को अपना धंधा बना लिया। लेकिन मेरा विश्वास कर, मैंने आज तक अपनी इज्जत पर कभी आँच नहीं आने दी। उस दिन तेरी इज्जत को बचाने की खातिर मुझे पहली बार अपनी इज्जत को दांव पर लगाना पड़ा। बुआ जी की ये बात सुनकर तो मैं दंग रह गई। मैंने उनसे कहा कि लेकिन आपको ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है? राकेश को अगर ये पता चला कि उनकी बुआ ने ऐसे लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए अपने घर को एक अड्डा बना रखा है, तो वह आपके बारे में क्या सोचेंगे? बुआ जी ने कहा, कौन राकेश? किसका राकेश? मैंने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? बुआ जी ने कहा कि अरे पागल लड़की, जो राकेश जिसे तू मेरा भतीजा समझ रही है, उससे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं था। उनकी ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन्होंने मुझसे कहा कि वह तो तुझे भी यहाँ सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए यहाँ लेकर आया था। उनकी ये बात सुनकर तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे ऊपर बिजली ही गिर गई। मैंने कहा, आप झूठ बोल रही हैं, मेरा राकेश धोखेबाज नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो बता, तेरे राकेश का फ़ोन इतने दिनों से क्यों नहीं लग रहा? क्या वह इतने दिन में एक बार भी दोबारा तुझसे मिलने आया? उनकी बात बिल्कुल सच थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। वह मुझसे बोली, बेटी, तेरे साथ धोखा हुआ। उस लड़के ने तुझे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ही तुझे तेरे घर से, माँ बाप से दूर कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि जब तक वह तुझे ये यकीन नहीं दिला देगा कि वह तुझसे शादी करेगा, तब तक तू उसे हाथ भी नहीं लगाने देगी। और तो और, उसने तो तुझे बेचने का प्लान बना लिया था। लेकिन ऐन मौके पर जिन लोगों को वह तुझे बेचने वाला था, उनके पूरे गैंग को पुलिस ने पकड़ लिया, तो उसके पास कोई चारा नहीं बचा। फिर उसे कहीं से मेरा पता चला, तो उसने मुझे पैसे देकर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक रात की पनाह मांगी। मैं तो हमेशा से यही काम करती चली आ रही थी, तो मैंने उसे यहाँ पनाह दे दी। उस दिन सुबह उठकर जब तूने मेरे पैर छुए और मुझे बुआ जी कहकर पुकारा, तो मैं समझ गई कि तुझे यहाँ बेवकूफ़ बनाकर लाया गया है। लेकिन तेरी प्यारी बोली सुनकर मेरा दिल पिघल गया और मैंने तेरे इस भ्रम को नहीं तोड़ा कि मैं राकेश की बुआ नहीं हूँ और वह राकेश एक धोखेबाज है, क्योंकि मैं जानती थी कि जिस दिन तुझे ये सच्चाई पता चलेगी, तेरा दिल बुरी तरह से टूट जाएगा। राकेश की सच्चाई सुनकर मैं सच में पूरी तरह से टूट कर बिखर चुकी थी। मैं उस दिन बहुत रोई। मैंने बुआ जी से कहा कि राकेश ने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। अब तो मैं लौटकर अपने घर भी नहीं जा सकती। अब मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी? वो रात तो जैसे तैसे निकल गई। जब सुबह हुई तो बुआ जी ने मुझसे कहा कि अब हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मोहल्ला ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गंदगी भरी हुई है। अगर हम यहाँ रहे तो वह तेरे साथ कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे। मैंने बुआ जी से कहा, तो फिर हम अब क्या करेंगे और मैं कहाँ जाऊँगी? बुआ जी ने कहा कि तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तू अब हमेशा मेरे साथ ही रहना। बुआ जी ने अपना वह मकान बेच दिया
और उन पैसों से एक अच्छी कॉलोनी में दूसरा मकान खरीद लिया, जहां हम दोनों सुकून से रहने लगे। मैंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और बुआ जी ने सिलाई का काम करना शुरू कर दिया, जिससे हम दोनों औरतें एक दूसरे का सहारा बन गईं और खुशी खुशी सुरक्षित तौर पर रहने लगीं। दोस्तों, हमें कभी भी किसी पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखा भी हमें उसी से मिलता है जिस पर हम विश्वास करते हैं। इसीलिए कभी भी किसी पर अंधविश्वास मत कीजिए। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।